हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आपको उसके आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, आज हम खाना किस पर बनाते हैं बताइए, है ना। गैस में बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं? रोटी सब्जी दाल चावल। हम कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सूती, है ना। यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो हम पैदल जाते हैं या किसी साधन का प्रयोग करते हैं? तो पैदल भी जाते हैं और किसी साधन का प्रयोग करते हैं, है ना। बस, कार, हवाई जहाज वगैरह आदि। क्या हमारे पूर्वज या प्राचीन समय के लोग भी हमारी तरह जीवन जीते थे? नहीं जीते थे, है ना। उन लोग अलग जीवन जीते थे, है ना। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे, खाने में क्या खाते थे? कंदमूल और कच्चा मांस, है ना। उसके बाद हम लोग क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल चावल, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। और हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे? गुफा या पेड़ में, है ना। हम लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते कैसे? सूती, ऊनी, है ना। ठंड के दिन में ऊनी और गर्मी के दिन में सूती, ठीक है। और जो हमारे पूर्वज थे प्राचीन जीवन जीने वाले, वो क्या करते थे? पेड़ों की छाल तथा जानवरों की खाल वगैरह का प्रयोग करते थे। उसके बाद देखिए, प्राचीन जीवन शैली कैसी थी, यानी प्राचीन लोग क्या करते थे? पैदल या किसी जानवर की सहायता से दूसरे स्थान पर जाते थे। और हम लोग क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत सारे साधन हो गए हैं, बस, कार, हवाई जहाज आदि, है ना। अब देखिए, हाँ, आदिवासी जो पुराने होते हैं वो क्या होते हैं? आदिवासी जो होते हैं प्राचीन समय में लोग कंदमूल खाकर और जंगली जीवों का गोश्त खाकर, यानी कि मांस खाकर गुजारा करते थे तथा अपने तन को पेड़ों की छाल, पत्तों और जानवरों की खाल पहनकर ढकते थे। ऐसे लोगों को आदिवासी कहा जाता है। अब देखिए, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। ये सम और कृति से मिलकर बना है, सम और धन कृति। तो सम का अर्थ होता है अच्छा और कृति का अर्थ होता है करना, मतलब अच्छा करना। किसमें करना? समाज में करना। सभ्यता का भी सभ्यता मतलब आचरण, सभ्य आचरण जो अपन बोलते हैं, सभ्यता वाला आचरण, ठीक है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है ना। तो हम बताते हैं, संस्कृति मनुष्य के भीतरी गुण से संबंधित होती है ना। और सभ्यता मनुष्य के बाहरी जीवन से। संस्कृति क्या होती है? आंतरिक होती है और सभ्यता बाहरी होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। दया, ममता, परोपकार सीखता है। गीत, नाच, कविता, चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता हासिल करता है। जबकि सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भौतिक सुविधाओं में उन्नति करता है। जैसे पहले मनुष्य पैदल या किसी जानवर अर्थात घोड़े आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लेकिन आज वे अपनी इस यात्रा को करने के लिए बस, कार, हवाई जहाज की सहायता ले रहे हैं। यह सब सभ्यता के विकास का ही कारण ही संभव हुआ है ना। अब देखिए, हमको पढ़ना है आज चैप्टर नंबर 7, है ना। तो जैसे हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूना, सूर्य को जल अर्पित करना, मेहमान को ईश्वर के समान मानकर उनकी सेवा करना, ये सब जो गुण है ये भरे पड़े हैं, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 यानी कि आपका 11 नंबर का है ना। आपको जैसे हमारी फर्स्ट टर्म की बुक थी उसमें 8 चैप्टर थे और इसमें भी 8 चैप्टर है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 से लिया है। तो अभी हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 7 नंबर का। और आपको 4, 5, 6 जो है लेवल टेस्ट में आएंगे, तो उसकी तैयारी करनी है आपको ना। हमने रिवीजन भी करा दिया आपका, अब हम ये नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि पशु पक्षी और इंसान में मुख्य अंतर क्या है ना। बताइए, क्या है पशु पक्षी और इंसान में? पशु पक्षी क्या है? बोल नहीं सकते। इंसान क्या है? सबसे मुख्य अंतर, बोल सकते हैं, भगवान ने उनको वाणी दिया है ना। क्या आपने किसी पशु पक्षी को वस्त्र पहने या अपने लिए खाना बनाते देखा है ना। देखा भी हो सकता है और नहीं भी देखा हो सकता, ठीक है। अब देखिए, आओ पढ़े, है ना। 72 नंबर का पेज आप लोग निकालेंगे। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों 2 शब्द हैं और इनके मायने भी अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। दया, ममता, परोपकार सीखता है। गीत नाद यानी होता है संगीत की आवाज, ठीक है। गीत नाद यानी क्या होता है? मतलब संगीत की आवाज। शब्दार्थ आपको लिखते जाना है, यहाँ पर हम एक लिख दे रहे हैं शब्दार्थ में। गीत नाद यानी क्या होता है?
हासिल करता है। वह उसके बाद देखिए एक वह भी समय था जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था, जब वो पेड़ की छाया या पहाड़ की खो यानी होता गुफा या दर्रा कंदरा में वास करता था, जब उसे खेती करना भी नहीं आता था। देखिए ये गुफा में जा रहा है, ठीक है, ये व्यक्ति, और वह कंदमूल या जंगली जानवरों का गोश्त मतलब कि मांस खाकर गुजारा करता था। जब उसे कपड़ा बुनना नहीं आता था, वह या तो नंगा रहता था या पेड़ों की छाल जानवरों की खाल पहनकर अपनी लाज यानी कि इज्जत छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कहते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा त्यों-त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब आदमी खेती करके अनाज उपजाने, घर बनाकर रहने और कपड़े बुनकर उन्हें पहनने लगा, तब वो असभ्यता से निकलकर सभ्यता में आने लगा। आज भी रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़े सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है, वह देश को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन दोनों से अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है, मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं। लेकिन जिस मोटर, अब यहाँ पर देखिए मोटर के बारे में है। मोटर उस मशीन या यंत्र को कहते हैं जो अपनी गति के लिए विद्युत या ईंधन का उपयोग करती है ना, इसे मोटर कहते हैं। फिर देखिए आगे, अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हम भोजन तैयार करते हैं, जिस कला से हम उसे खाते हैं, वह हमारी संस्कृति है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत भी होता है। सुसंस्कृत यानी सुंदर संस्कारों से युक्त, जिसका आचरण शिष्ट और अच्छा हो, है ना। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है ना, यानी कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता। और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ, यानी कि हमारे पास धन है लेकिन हमारे पास गुण नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो हमारा ऐसा धनी होना कोई मतलब का नहीं है ना। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता। ठाट बाट यानी वैभव, तड़क भड़क, आडंबर, बाहर दिखावा जो करते हैं, है ना। तो संस्कृति क्या है? विनम्रता और विनय के समान है, आंतरिक गुण है हमारा। एक कहावत है, सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंसे, बैल, घोड़े, हाथी, मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहाँ तक हासिल की है। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन है और हमारी प्रत्येक पसंद तथा आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, यह हमारी संस्कृति बतलाती है। कपड़ा तैयार करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो, यह हमारी संस्कृति बतलाती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन उस हथियार से किसी को मारना ठीक है या नहीं, यह बतलाना संस्कृति का काम है। आज दुनिया में बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार बन रहे हैं, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कर कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इनसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर जो 6 विकार मतलब काम, क्रोध, मद, लोभ और मत्सर हैं, वे प्रकृति के दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए मानव के 6 विकार माने गए हैं। विकार का अर्थ होता है विकृति या अवगुण, है ना, यानी विकार का मतलब था अवगुण। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर को मानवीय गुण माना गया है। इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण मत्सर माना गया है, सबसे आखिरी वाला दुर्गुण। इसका अर्थ होता है द्वेष या ईर्ष्या। हम किसी से भी क्या करने लगते हैं? ईर्ष्या, किसी की वस्तु को देखकर जलने लगते हैं, और मनुष्य को इनसे बचकर रहना चाहिए। अब आगे देखिए, मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाएं तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है उसमें विकारों को बढ़ाना नहीं, घटाना चाहिए। यानी ये जो बुरी चीजें हैं हमको उससे हटना चाहिए, हटाना चाहिए हमारे अंदर से। गुस्सा ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, और लोभ, मोह, मद, मत्सर को भी हद में रहना चाहिए, है ना। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। यानी ये दुर्गुण जो है हमें लाना ही नहीं चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन ज्यादा नहीं। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना, इसके गुण को बढ़ाना
आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही अच्छी हो जाती है। अब हम आगे देखेंगे, संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का धार्मिक रिवाज बन जाता है। रिवाज यानी होता प्रथा या मान्यताएं। समझ जाती है। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास किया हो। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बड़े उदार रहे हैं, यानी कि दयावान रहे हैं। अब आगे देखेंगे हम, यही नहीं, हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं है, बल्कि बहुत पुराने समय से जो जातियां इस देश में आती रही उन सबकी संस्कृतियों के प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़ते रहे हैं और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल उदार हो गई है कि आज वह सारी दुनिया की संस्कृति का आईना बन सकती है। आईना मतलब दर्पण या शीशा। अब हम देखेंगे आगे लास्ट पैराग्राफ। यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ है तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई है। असल में भारतीय संस्कृति में बसंत ऋतु बड़े पैमाने पर 4 बार आया है और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में लहलहाहट पैदा हुई है। लहलहाहट यानी हरियाली या प्रसन्नता। जो फूल खिले वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए हुए हैं। इन 4 अध्यायों में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने इस संस्कृति की नींव डाली जिसे हम हिंदू या भारतीय कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जब संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया जिसके फलस्वरूप बहुत सी रूढ़ियां दूर हुई और यह संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई यानी कि नई हो गई। तीसरा अध्याय वह है जब इस देश में मुसलमान आए और हिंदू धर्म का इस्लाम से संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी में हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ। ये चैप्टर किसने लिखा है? रामधारी सिंह ने लिखा। अब देखिए यहाँ पर बुद्धिवाद का आशय है उस मत से जहाँ बुद्धि को प्राथमिकता दी जाए। यह एक दार्शनिक मत है। इसका मानना है कि मनुष्य को समस्त ज्ञान की प्राप्ति उसके विवेक या बुद्धि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत मान्यताओं और चमत्कारों की व्याख्या तर्कों द्वारा की जाती है। अब हम देखेंगे भारतीय संस्कृति में नमस्ते, है ना। देखिए अब ये चैप्टर हमने पढ़े है ना, इसमें सभ्यता और संस्कृति के अंतर को बहुत प्रभावशाली से ढंग से हमने बताया गया है ना, कि संस्कृति क्या होती है, सभ्यता मतलब सभ्यता यानी बाहरी चीजें और संस्कृति मतलब आंतरिक चीजें। ठीक है। अब देखिए भारतीय संस्कृति में नमस्ते, है ना, ये पैराग्राफ हम देखेंगे। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार, यह प्रणाम भारत में अभिनंदन या अभिवादन करने का एक सामान्य तरीका है। नमस्कार को नमस्ते की तुलना में ज्यादा औपचारिक माना जाता है ना, पर दोनों सम्मान सूचक शब्द है। प्रणाम हमेशा अपने से बड़ों को किया जाता है और आमतौर पर इसे भारत और नेपाल में हिंदू, जैन और बौद्ध लोग प्रयोग करते हैं। भारत के बाहर भी इनका प्रचलन है। भारतीय संस्कृति में इन शब्दों का प्रयोग लिखित या मौखिक बोलचाल के आरंभ में किया जाता है। हालांकि विदा होते समय भी हाथ जोड़े यही मुद्रा बिना कुछ कहे बनाई जाती है। योग में भी यही मुद्रा अपनाई जाती है। योग के अनुसार इसका अर्थ होता है मेरे अंदर की रोशनी आपके अंदर की रोशनी का सत्कार करती है, इसलिए हम योग करते समय ऐसे हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद देखिए नमस्ते का अर्थ होता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह संस्कृत के 2 शब्दों नमः और ते से मिलकर बना होता है। शब्द नमः का अर्थ होता है प्रणाम, श्रद्धा, वंदन, आदर और ते का अर्थ होता है आपको। किसी व्यक्ति को नमस्ते बोलते समय साधारण रूप से ऐसी मुद्रा बनाई जाती है जिसमें दोनों हाथों की हथेलियां वक्ष को छूती हुई स्थिति में होती और उंगलियां ऊपर की ओर होती है। मतलब जैसे हम नमस्ते करते हैं तो यूं करके करते हैं, तो यहाँ हृदय स्थल पर, है ना, वक्ष स्थल पर ऐसे जोड़कर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए नमस्ते नमस्कार का अर्थ। अब ये जो चैप्टर है उसको आप पुनः एक बार पढ़ेंगे। जितने भी कठिन शब्द आए उसको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है और आओ करें 1 2 3 तक के अगर आपसे बनते हैं तो आप लोग करेंगे,
अगर नहीं बनेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।